जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज लेकर आए दोस्तों हम क्लास नंबर 6 जिसमें हम आपको कराएंगे दोस्तों जनरल फिजिक्स में आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ और यूनिट मेजरमेंट मैंने आपको करा दिया है ना दोस्तों। अब अगली यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना, ध्यान देंगे आप। चैप्टर नंबर 2 वर्क, पावर एंड एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे आप कार्य, क्षमता या इसको आप शक्ति बोलेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे आप इस बात के ऊपर। अब देखो सबसे पहला 3 पोर्शन आप ऐसा समझेंगे, इस यूनिट के 3 पिलर हैं ये और 3 के 3 पिलर्स में से सबसे 1 बाय 1 करके हमको स्टडी करते चलना है, जिसको हमको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर बनता है वर्क। वर्क यानी कि कार्य। क्लियर है? देखेंगे जरा। अब अगर हम कार्य की बात करें दोस्तों तो देखें जरा, आपको सामने 3 चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। देखो जिम वर्कआउट, यानी कि आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं, जिम वर्कआउट ज्यादा करते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आप जितना भी वेट होता है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वेट को क्या करते हैं, पुल करते हैं, है ना, जिससे क्या होता है आपकी मसल्स गेन होती हैं। तो वो भी क्या हुआ, एक तरीके का वर्क डन है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है पुल आ ट्रॉली। एक व्यक्ति यहां पर एक ट्रॉली को खींच रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है दोस्तों, यहां पर काम कर रहा है बाय पुलिंग आ ट्रॉली। ये भी क्या आता है, कार्य के अंतर्गत आएगा। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्लेइंग फुटबॉल। कुछ बच्चे यहां पर मैदान के अंदर क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। यानी वे क्या कर रहे हैं, वे भी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यानी यहां पर एक बात हमको समझ में आ रही है कि जो कार्य होगा वो किसके अनुसार होगा, याद रखेंगे आप, शक्ति के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा कार्य, शक्ति के अनुसार। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप, देखिए जरा, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, व्हाट इज वर्क। हालांकि मैंने आपको बता दिया कार्य क्या होता है, लेकिन फिर भी यहां पर आप ध्यान देंगे कि कार्य क्या होता है। देखो जरा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये सरफेस है और यहां सरफेस कर्व पर कोई पॉइंट ए है। ठीक है, ये गाड़ी आगे को मूव कर रही है और यहां से मूव करने के बाद डी डिस्टेंस गेन करके ये कार आ जाती है पॉइंट बी के ऊपर। यानी कि अगर हम बात करें, जी हाँ, कार वही है, सेम है। अब देखिए जरा, पॉइंट कार कहां से स्टार्ट हुई, ए से पॉइंट से स्टार्ट हुआ और कहां पर पहुंचा, पॉइंट बी पर पहुंच गया। यानी अगर मैं आपसे बोलूं क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कार ए से स्टार्ट हुई और बी पर जाकर रुक गई। यानी कितनी डिस्टेंस इसने गेन की है, डी। कितनी डिस्टेंस गेन की है, डी। और दोस्तों याद रखना, कितने फोर्स से आगे, जो देखो इसने जो इंजन स्टार्ट किया है ना, या इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया गया, वो कितना फोर्स लगाया, एफ लगाया। समझ में आ रही है बात, कितना फोर्स लगाया, एफ। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से वर्क यानी W इक्वल टू किस किस से मिलकर बनेगा, ध्यान रखेंगे आप, वस्तु पर लगने वाला बल F और जितनी डिस्टेंस उसने गेन की है D, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, याद रखेंगे आप, वर्क बनाते हैं। यानी वर्क इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देंगे आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों यहां से अगर मैं यूनिट की बात करूं, यानी एक बात और ध्यान रखेंगे आप, क्या कि किसी भी कार्य को
किसी कार्य, इसकी पीडीएफ भी आप बच्चों आपको मिल जाएगी, ध्यान देंगे आप, केवल क्लासेस को अटेंड करते रहे, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी आप नोट्स बनाना चाहें तो आप अपनी हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, हालांकि जो पीडीएफ में मिलेंगे वो भी हैंड रिटन है, जो मैंने ही बनाए हैं। देखो किसी कार्य को, देखो अच्छा इसमें ठीक है, इसमें ऐसे लिखेंगे आप, देखो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया वर्क इक्वल टू किसके होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं जो कार्य है, कार्य, इसको नोट करके आप लिखेंगे, कार्य लगाए गए बल तथा तय की गई दूरी, जितनी दूरी को वो चला है, दूरी पर निर्भर करता है। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, याद रखेंगे आप, वर्क डिपेंड अपॉन फोर्स, क्या करेगा याद रखेंगे आप, वर्क डिपेंड्स अपॉन applied force and traveling distance। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों, क्लियर है। अब ध्यान रखेंगे आप, देखेंगे आप, देखो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे और बॉडी आपका क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गेन कर लेगा, है ना दोस्तों। जहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात होती है उसको हम दूरी ना कह के क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, विस्थापन कह देते हैं। अब ध्यान रखेंगे आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे आप, यानी कहने का मतलब ये होगा यहां पर क्या, देखो अगर ये कार, अच्छा जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहां पर कोई बहुत बड़ी क्रेन खड़ी हुई है दोस्तों, ये कोई क्या है, ये कोई क्रेन है ना। अब एक बात आप ध्यान देंगे, मैंने इसके ऊपर भी आप फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, हैवी है, कैसा ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है। भाई कार पे तो आपने धक्का लगाया, कार चल पड़ी, लेकिन क्रेन में क्या होगा, हैवी ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट है, आप कितना ही बल लगा लें, यहां पर जो विस्थापन होगा वो कितना बनेगा, जीरो। और जहां विस्थापन जीरो होगा दोस्तों, याद रखेंगे वहां पर कार्य भी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बल गुणा विस्थापन, और बल तो हम लगा रहे हैं, भाई बल तो लगेगा, लेकिन जब विस्थापन जीरो हो तो बल की जीरो में गुणा होके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जीरो, एंड द रिजल्ट इज जीरो। कुछ बातें समझ में आई, यानी यहां से सिंपल सी बात बनती है कि अगर आपका विस्थापन है, क्या कहा मैंने, अगर आपका विस्थापन है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर विस्थापित हुआ है, तो याद रखेंगे आप वर्क डन होगा, और अगर विस्थापन ही जीरो है तो याद रखेंगे वर्क डन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए जरा आगे अगर मैं बात करूं, इससे आगे यूनिट की बात करते हैं। चलो जी देखें जरा आगे, देखो आपको क्लियर होनी चाहिए बात एक एक, है ना। देखो यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, कार्य का जूल होता है ना। और जर्नल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बताना जरा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल का मतलब क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और विस्थापन का मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया। यानी क्या आ गया यूनिट, याद रखेंगे आप, न्यूटन इंटू मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट आप कर सकते हैं, या करके लिख सकते हैं। भाई न्यूटन की अगर मैं बात करूं बराबर क्या होता है, एमए, यानी कि किलोग्राम, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, किलोग्राम मीटर इंटू
सेकंड की पावर -2 और मीटर यहाँ पर मिल गया तो कितना हो जाएगा ये किलोग्राम इंटू मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -2। इतनी बात याद आ गई, क्लियर बात याद रखेंगे। अब देखो अगर मैं सीजीएस की बात करूं, देखो दोस्तों अगर मैं सीजीएस की बात करता हूं, सीजीएस यूनिट यहां पर अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी अर्ग होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? अर्ग होती है। और यहां से कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग के होता है। कुछ बात समझ में आ गई? यानी 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा? 10⁷ अर्ग के बराबर होगा। क्लियर है बात? चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, देखिए जरा। अब यहां पर कई बार ऐसे कंपोनेंट भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, भाई ये हमारा सरफेस हो गया और इस सरफेस के ऊपर मैंने मान लिया ये कोई कार है, ठीक है भैया। अब ये कार जो है मूवमेंट ऐसे करेगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा और यहां पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये लो जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, भाई इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो एफ के 2 कंपोनेंट बनेंगे। सीधी सी बात है, जो लगाया गया बल होगा वो अपने क्या होगा? 2 घटकों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो साइन थीटा और एक कोस थीटा। तो ध्यान देंगे आप, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा, ये दूरी क्या हो गई? डी हो गई। और अगर इसी दिशा में मुझको जाना है तो बताना जरा, अगर इसी दिशा की अगर मैं बात करूं तो कितना बनेगा ये कार्य बराबर? भाई एफ की जो डायरेक्शन बनेगी वो एफ की डायरेक्शन क्या बन जाएगी? देखो जरा, ये डी डिस्टेंस गेन किया उसने और यहां पर बन जाएगा एंगल थीटा है तो एफ कोस थीटा, सीधा जाता तो साइन थीटा, है ना। तो कार्य बराबर बल होता है और बल गुणा विस्थापन, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एफ इंटू डी कोस थीटा। और दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूं ए बी कोस थीटा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बन जाएगा? सदिश रूप बन जाएगा। याद रखेंगे आप, क्या बन जाएगा? इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा इसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जल्दी से बताएं जरा, आप ही लोग मुझको बताने वाले हैं। देखो जरा, कितने न्यूटन का बल लगाया गया? यहां पर दिया गया है इस ट्रॉली के ऊपर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है और 30 मीटर ये दूरी चला है और एंगल भी कितने का बना है? 30 डिग्री का एंगल बना है। बात समझ में आ रही है? और वर्क डन मुझको यहां से निकालना है। जल्दी से आप तुरंत, 5 सेकंड का काम है, बिल्कुल तुरंत जल्दी से करके बताएं इसको क्या आंसर आएगा, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये कर लेंगे आप? देखो जरा कैसे होगा अगर मैं बात करूं, यहां से कितना आ जाएगा आंसर? ये देखो जरा भाई, W इक्वल टू क्या लगेगा? एफ डी कॉस थीटा। भाई एफ कितना है? 50 और डी कितना है? 30 और cos थीटा यानी कि cos 30 आ गया और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 3/2, है ना। 2 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 25 और 25 त्रिज्या कितना हो जाएगा? 750। यही किसकी वैल्यू आ गई? W की वैल्यू आ गई। क्लियर इतनी बात? चलें आगे। यहां तक को कोई बात हो तो जल्दी से बताएं जरा। चलिए जरा, क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, छोटे छोटे पॉइंट्स यहां से बनेंगे और उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि कंसेप्ट मैंने आपको बताया
कंपोनेंट में डिवाइडेशन वाला, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। जब हम एक्सरसाइज लगाएंगे तो हमको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना दोस्तों, कि कौन सा कंसेप्ट कहां पर काम करने वाला है। चलें जरा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, टाइप्स ऑफ वर्क यानी कि कार्य के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे जितने भी कंपटीशन हमारे होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस हुआ आपका, सुपर टेट हुआ, याद रखेंगे दोस्तों सभी एग्जाम्स में ये जर्नल फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी की क्लासेस यहाँ पर चल रही है। स्पेशल ग्रुप डी, एनटीपीसी इसी बैच में चलेगा सीबीटी 1 के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिएगा, यहाँ नहीं है, आप सारे के सारे कंसेप्ट में इसमें कराने वाला हूँ आपको, साथ में प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें आपको कराए जाएंगे, तो बिल्कुल मेहनत के साथ जुड़े रहिए। चलिए जरा टाइप्स ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखना जरा, वर्क की अगर मैं बात करूं तो वर्क कितने टाइप का होगा यहां पर, देखो जरा, अगर मैं आगे की बात करूं वर्क का टाइप कितना पड़ेगा यहां पर, देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, पहला टाइप होता है नेगेटिव, नेगेटिव वर्क। चलो जी, सेकंड आता है पॉजिटिव वर्क और थर्ड यहां पर बनेगा जीरो वर्क, यानी कि इसको बोलेंगे सकारात्मक, इसको नकारात्मक, और ये बन जाएगा आपका शून्य। बात याद रहेगी, बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखें जरा, अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो अगर मैं नेगेटिव वर्क की बात करूं, ध्यान देंगे आप, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वर्क का मतलब है 90 से नीचे नीचे जो फोर्स की डायरेक्शन रहनी है वो याद रखेंगे आप। जो यहाँ पर थीटा बनेगा वो 90 से कैसा बनेगा, 90 से नीचे नीचे बनेगा। और अगर 90 से नीचे बनता है तो याद, यानी कि अगर ये थीटा 90 से क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तो याद रखेंगे डब्ल्यू भी कैसा होगा, याद रखेंगे आप, कैसा बनेगा, नेगेटिव होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, अगर थीटा आपका ग्रेटर देन हो जाता है 90 के, तो डब्ल्यू कैसा हो जाता है, याद रखेंगे आप, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्या दोस्तों, थीटा बिल्कुल 90 हो जाए, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी तीनों बातें याद हो गई आपको, याद रहेंगी इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा। क्लियर हो गया इतना? नेगेटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा और जीरो वर्क कब होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि पॉजिटिव वर्क में थीटा ग्रेटर देन 90, नेगेटिव वर्क में थीटा लेस देन 90 और जीरो वर्क में क्या होना चाहिए, याद रखेंगे आप, W इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो चलें आगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भैया? चलें जरा आगे, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, देखें जरा, समझ में आगे कंसेप्ट आपको? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा फिर मैं आपको बता देता हूं। देखें जरा मेरे दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किया गया कार्य सकारात्मक है या नहीं, किया गया कार्य नकारात्मक है या नहीं। यानी वहां पर आपको क्या करना है, थीटा के एंगल को चेक करना है और थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग ही आपको पता लग पाएगा कि वर्क कैसा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है या फिर आपका जीरो वर्क के अंडर में काम चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? चले जरा आगे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखेंगे ना, इतना क्लियर हो गया? चलें आगे।
देखें भी आगे, देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पर एक बात और याद रखेंगे, अफेक्ट ऑफ साइन ऑफ वर्क डन। किए गए कार्य को चिन्ह के आधार पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, यानी किया गया जितना भी वर्क डन होगा आपका, वो क्या क्या कंडीशन के ऊपर काम करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नंबर फर्स्ट, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वस्तु की गति की अगर दिशा में, क्या बताया मैंने, ध्यान रखेंगे आप, वस्तु की गति की दिशा में बल लगे, है ना। तो याद रखना ये कैसा वर्क होगा, फिर दोबारा याद रखेंगे आप, पॉजिटिव वर्क, यानी कि सकारात्मक कार्य। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, इसका उल्टा हो गया, फोर्स अपोजिट टू मोशन, यानी क्या होगा, गति की विपरीत दिशा में बल, क्या होगा जल्दी से बताएं, नेगेटिव वर्क। कैसा वर्क होगा, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक कार्य। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दोनों क्लू आप याद रखेंगे, दोनों पॉइंटों को। अगर मैं बात करूं, फोर्स इज एट 90 डिग्री, तो क्या होगा जल्दी से बताएं, नो वर्क, यानी कि शून्य कार्य। पहले वाले तीनों पॉइंट याद रखेंगे आप। अब याद रखना, अगर डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है तो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट है तो नेगेटिव होगा, और 90 पर है तो नो वर्क होगा, यानी कि शून्य कार्य होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलें जरा आगे, देखो जरा, यहाँ तक ये वर्क के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, और इन्हीं जानकारियों के ऊपर हम क्वेश्चंस भी अप्लाई करेंगे। तो मेरे बच्चों याद रखना, मेरे दोस्तों, इस तरीके के कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, और इनको एंड टू एंड आप याद करें। इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में फिट करते रहें। क्लास के बाद भी धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करते रहें, आपको झट से चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको अलग से बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलें जरा आगे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, अगला पॉइंट हमारा बनता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, यहां ध्यान देंगे आप, देखो आप ऐसा समझ लें, इसको ऐसा रखो, चलो कोई बात नहीं, हाँ आप सही रहेगा। ये लो जी, ध्यान देंगे आप, इस बात को याद रखेंगे। देखो ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, और इस बॉक्स को किसी भी आदमी ने जमीन से, याद रखेंगे आप,
ऊपर को उठाया। जैसे कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं यहां पर, तो याद रखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स जमीन पर रखा हुआ है और उस बॉक्स को मैंने ये पकड़ा और उस बॉक्स को मैंने ऊपर उठा लिया। यानी ग्रेविटी कहां लगती है? देखो हमने मोशन क्या करा है ऑब्जेक्ट को ऊपर को, लेकिन ग्रेविटी कहां है बोलो? जो ग्रेविटी है वो कहां है? नीचे को लगेगी। यानी अगर हम बॉक्स को छोड़ दे तो बॉक्स कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। यानी बॉक्स के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। फिर दोबारा ध्यान देंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, भाइयों मेरी बात सुनेंगे, इस बॉक्स को मैंने उठाया और उठा के ऊपर ले जा रहा हूं मैं ऐसे। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटी के अपोजिट अगर मैं वर्क करूंगा तो याद रखेंगे आप, वर्क हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है, इफ अ मैन is lifting any box in opposite direction, to its motion, then the work is positive। यानी याद रखेंगे ग्रेविटी की, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी। समझ में आ रही है बात? देखो याद रखेंगे, यानी जी कैसा हो रहा है? यहां पर माइनस हो रहा है। ग्रेविटी जब जब माइनस होगी याद रखना वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दोबारा सुने मैंने क्या बताया, जब जब आप ग्रेविटी को जीरो करने की कोशिश करेंगे तब तब आपका वर्क क्या हो जाएगा? आपका वर्क पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जब ग्रेविटी प्लस होने लग जाए, जैसे कि अगर मैं बात करूं नोट नंबर 2, क्या है नोट नंबर 2 में? ध्यान देंगे आप, ये लो जी, पहले कहां था? ये यहां था। पहले कहां था? ये यहां था। अब यहां से कहां ले जा रहे हो? इसको नीचे ले जा रहे हो। यानी इसको मैं कहां ले जा रहा हूं दोनों? इसको कहां ले जा रहे हैं? इस बार इसको नीचे लेकर के जा रहे हैं, ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे लेकर जा रहे हैं, याद रखें ग्रेविटी भी साथ साथ काम कर रही है नीचे की ओर को, यानी ग्रेविटी भी नीचे को काम कर रही है प्लस में। जब ग्रेविटी प्लस में होगी तो याद रखना वर्क डन हमेशा कैसा होगा? माइनस में होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो ध्यान देंगे, इफ ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, अ मैन इज टेकिंग बॉक्स डाउन in same direction of box, then the work is नेगेटिव। कुछ बातें समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? चलिए जरा आगे। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से, इस बात को आप ध्यान देंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इस टॉपिक के यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों। जी हाँ, इस कंसेप्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसेंगे। बस आपको जो एग्जाम्पल वहाँ पर दिया जाएगा उस एग्जाम्पल को क्या करना है, आपको अपनी थ्योरी से क्या करना है, इस थ्योरी से जो कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ इस कंसेप्ट से आपको मैच कराना है। समझ में आ गया? यानी कि अगर हम ग्रेविटी के अपोजिट काम करेंगे, यानी जी माइनस हो रहा है, जब ग्रेविटी नीचे को ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है? नीचे को लगती है, और हम काम कर रहे हैं ऊपर को, तो ग्रेविटी माइनस में जाएगी नहीं जाएगी? ग्रेविटी माइनस में होगी तो वर्क कैसा होगा? डब्ल्यू प्लस में होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताई क्या, कि अगर आपकी ग्रेविटी प्लस में होती है तो वर्क कैसा हो जाएगा? जल्दी से बताएं, माइनस में हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा। चलेंगे जरा आगे। नेक्स्ट देखो, अब आपको देखिए जरा, सामने की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कौन? एक बॉडी बिल्डर। देखो दिखाई दे रहा है आपको,
इन्होंने क्या कर रखा है बताना जरा, इन्होंने रोड को वेट को कहां रख रखा है, पहले नीचे रखा और नीचे से कहां ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे रखा, नीचे से कहां ले गए, ऊपर ले गए। क्या इस वेट को उठाकर कहीं और लेकर जा रहे हैं? नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो है। क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो है। समझ में आ रही है बात? देखिए जरा, अगर मैं बात करूं द वेट holding in a bar as stationary position, then the displacement will be जीरो। भाई तुम इसको लेकर तो कहीं जा ही नहीं रहे हो, और यानी याद रखना डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देन वर्क बिकम्स जीरो। या समझ में आया आपको? यानी कि यहां से एक बात समझ में आ गई क्या, नो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू नो वर्क। जी हाँ, क्लियर हो गया बात आपको? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? देखो जरा, ये रेसलिंग वाले भैया इस वेट को ऊपर उठा रहे हैं और उठा के कहाँ रख दे रहे हैं, वहीं रख दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिसकी वजह से कोई यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? चलें आगे, चलें जरा आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसको कॉपी करते रहेंगे आप। देखिए जरा, देखो इसके साथ का एक एग्जांपल और है क्या, देखो एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। जी हाँ, कुली। अमिताभ बच्चन वाले कुली की बात नहीं कर रहे, एक सिंपल कुली की बात कर लेते हैं। भाई हमको पता है क्या कुली क्या करता है। अगर मैं बात करूं, अपने सर पर क्या लेता है, सामान लेता है, भाई लगेज लेता है। क्या लेता है कुली अपने ऊपर, लगेज लेता है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ क्या कि कुली क्या लेता है, अपने ऊपर लगेज लेगा, यानी सिर पर सामान रखकर चलेगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि एंगल कितने का बनता है, यहां पर लिखो, इसको ऐसे लिख लें आप कुली टेकिंग लगेज ऑन हिज हेड, देन कहने का मतलब ये हुआ डिग्री एंगल कितने का बनेगा बच्चों, 90 का बनेगा, और 90 का बनते ही वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या होगा वर्क डन, जीरो होगा। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कुली अगर अपने ऊपर सामान रखकर चल रहा है तो सामान के ऊपर जितना भी वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर जीरो होगा, एकदम जीरो। इतनी बात क्लियर हो गई? और ये वर्क डन कितना बनेगा, जीरो के अकॉर्डिंग, यानी कुली के ऊपर जितना सामान रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क डन कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलें जरा आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और वर्क से अलग अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है एनर्जी। देखो एनर्जी का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, ऊर्जा। यानी एक बात आप ध्यान रखेंगे, ऊर्जा का मीनिंग क्या होगा, ऊर्जा एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं। जिस काम को हमने स्टार्ट किया है उसको हम एंड कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ, आपने देखा होगा जब आपको कोई डिजीज हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती, आप अपना हाथ भी नहीं उठा सकते, है ना, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई वर्क नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये हुआ नो एनर्जी इक्वल टू, क्या बताया मैंने, नो एनर्जी इक्वल टू नो वर्क। इसको आप दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, ध्यान देंगे,
देखो उसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप इसको ध्यान से पढ़ते रहे बस, है ना। बाकी शॉर्ट नोट बनाना चाहे तो शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल ऐसे कैसे एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखो आप कैपेसिटी टू डू अवर इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे बताएं जल्दी जरा, एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये होगा, क्या होगा, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होगी, है ना, वही मिलकर क्या बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी। क्या बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी। इस बात को याद रखेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी बात। चले जरा अब देखिए ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में एक प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, क्या, एनर्जी डज नॉट डिस्ट्रॉय। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, अदरवाइज इट विल बी चेंज इट्स स्टेट। यानी कि अन्यथा यह अपनी, देखो दोस्तों, जो इसकी नेचर होगी ना, जो इसकी खुद की प्रकृति होगी, खुद की प्रकृति को परिवर्तित कर लेती है। क्या कर लेती है, परिवर्तित, अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। कहने का मीनिंग ये हुआ, देखो ध्यान से एक एग्जांपल लेकर अगर हम चलें, नॉर्मल से अगर हम बात करें, भाई देखिए जरा, यहां पर हम किस जगह हैं, दिल्ली में, और दिल्ली में हमारे पास क्या है, कार है। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, और हमको कहां जाना है, दिल्ली से हरिद्वार। कहने का मीनिंग ये हुआ, भाई डिस्टेंस तो है जरूर कुछ ना कुछ, है ना। अब हमको कार लेके कहां जाना है, हरिद्वार लेकर के जाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको कार को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी हमको क्या देंगे, इसको डीजल देंगे या पेट्रोल देंगे। यानी हमने इसको क्या कह दिया, एनर्जी दे दिया। अब वो एनर्जी कहां काम करेगा, इंजन के अंदर काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये कार चलकर कहां पहुंच जाएगी, हरिद्वार में पहुंच जाएगी, जहां पर हमको जाना था। कुछ बातें समझ में आ रही, बिल्कुल ऐसे ही फ्यूल का काम फूड करता है, न्यूट्रिशन करता है हमारी बॉडी के अंदर। जब तक हमारी बॉडी में कंप्लीट विटामिन, कंप्लीट प्रोटीन नहीं होगा, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तब तक हम भी क्या करेंगे, पूर्ण रूप से किसी काम को नहीं कर सकते हैं। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एनर्जी अपनी स्टेट को कन्वर्ट करेगा, कभी खत्म नहीं होगा। आपने देखा होगा कई बार आपने कुछ खाया नहीं, लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना। यानी हमारी बॉडी में क्या होता है कि बैकअप होता है, जो बैकअप किससे बना होता है, एनर्जी से बना होता है। समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, यहां से कंप्लीट क्वेश्चन बनता है कि क्या निम्न में से कौन नष्ट नहीं होगा, या निम्न में से कौन अत्यधिक परिवर्तित होगा। दोनों बातें याद रखना, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, और सबसे ज्यादा चेंजेबल कौन होता है, तो कौन होगा, दोनों का सेम आंसर है, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। और इसी के आधार पर क्या होता है, कार्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर एनर्जी की बात हमने स्टार्ट कर दी है, और एनर्जी को लेकर चलें तो एनर्जी के कई सारे टाइप्स हमको यहां पर देखने में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, जिसके बारे में हम बात करने के लिए यहां पर आए हैं, और जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप होगी यांत्रिक ऊर्जा। जी हां, टाइप होगी यांत्रिक ऊर्जा। देखेंगे जरा, अब यहां पर सबसे पहले हम बात स्टार्ट कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी।
और मैकेनिकल एनर्जी की बात हम स्टार्ट करते थे। क्यों दोस्तों? काफी सारी एनर्जी है, लेकिन इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं तो क्योंकि याद रखना ग्रुप डी में सबसे ज्यादा एनटीपीसी में क्वेश्चन जो बनते हैं रेलवे एग्जाम्स में वो मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर सीधा पूछा जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, है ना। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, अगर मैं यांत्रिक ऊर्जा की बात करूं तो याद रखेंगे आप जो यांत्रिक ऊर्जा मिलकर बनती है वो किस किस से मिलकर बनेगी, याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा जो मिलकर के बनेगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जब मिलाया जाएगा तब क्या बनेगी, यांत्रिक ऊर्जा बनेगी, मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। इसको हम पेशीय ऊर्जा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी का नाम ये पड़ जाता है। यानी बात अगर मैं करूं क्या, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब आप पूछेंगे सर कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमें बताया नहीं गया, काइनेटिक एनर्जी की तो भी बात ही नहीं की गई। जी हाँ, बात करने के लिए यहां पर आए हैं इस पॉइंट के ऊपर। देखो काइनेटिक एनर्जी का नाम समझ में आ रहा है हमको, क्या एक नाम आ रहा है। देखो याद कैसे रखेंगे, गतिज ऊर्जा में नाम आ रहा है गति और स्थितिज ऊर्जा में नाम आ रहा है स्थिति। यानी कि गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होगी। आपने देखा है कई बार, आपने देखा होगा एक बार कि गद्दे वाली बॉल आती है ना, और उस गद्दे वाली बॉल को क्या करें आप, एक बार जब बैट से मारते हैं तो बॉल गद्दा लेती है। यानी जितनी बार भी वो टच होगी उतनी बार उसको सेकंड अदर सरफेस से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जिसकी वजह से वो आगे चलेगी। यानी गति के कारण जो ऊर्जा मिलेगी उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी खुद की स्वयं की स्थिति के कारण, उसकी पोटेंशियल के कारण जो ऊर्जा मिलेगी उसको क्या बोला जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बोला जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर दोबारा से देखें जरा, आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या कराया। ध्यान रखेंगे आप, इस लेक्चर में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही कर करके हम कंप्लीट करेंगे अपने सारे यूनिट्स को। और यहां मैंने आपको सबसे पहले वर्क के बारे में बताया, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, एंड वी विल स्टडी अबाउट द अर्ग। हमने अर्ग के बारे में भी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि द वन, जो एक अर्ग होगा, जो एक जूल होगा, वो कितने अर्ग के बराबर बताया। याद रखेंगे काफी बार पूछा गया है, 10⁷ अर्ग के बराबर होगा। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ वर्क आपको कराया। उसके बाद मैंने आपको बताया एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बस कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, नष्ट कभी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगा। उसके बाद नाम पढ़ा, पहला टाइप हमने पढ़ा है वर्क का, एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी, और वो बताया मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस लेक्चर्स को देखकर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे रहिए और अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।